हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 22वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 21 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुबह से शाम होने को आई थी, सभी लोग परेशानी से हॉल में ही बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। कल जहाँ खुशियों से भरा माहौल था, वहाँ आज एकदम गमगीन उदासी छाई हुई थी। वर्षा और दीपिका ने राघव और विशाल भी ऋषभ के अरेस्ट होने की बात बता दी थी, जिसे वो दोनों भी शिवम और शैलेंद्र जी के साथ अपनी तरफ से भी ऋषभ को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं शिवम जी, शैलेंद्र जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन संडे होने की वजह से उन सभी की कोशिशें नाकाम हो रही थी। तो वहीं मालती और उर्मिला जी शैगल मेंशन आ गई थी और मालती जी उर्मिला जी जानवी जी के साथ बैठी उन्हें संभाल रही थी, क्योंकि ऋषभ के अरेस्ट होने के बाद से ही जानवी जी की हालत ठीक नहीं थी। दोपहर के बाद से ही अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। वहीं दादी का तो सुबह से रो रो कर बीपी बढ़ गया था। तो मानवी ने उनकी दवाई के साथ उन्हें नींद की दवाई देकर सुला दिया था, ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। वहीं टीवी पर चारों तरफ ऋषभ के अरेस्ट होने की न्यूज़ चल रही थी। साथ ही उसके खिलाफ कुछ सबूत भी पेश किए जा रहे थे, जिससे निशा के फैंस और उसके परिवार वाले ऋषभ से बहुत गुस्सा थे। इसीलिए वो पुलिस से ऋषभ को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मांग कर रहे थे, जिसके लिए वो पुलिस स्टेशन के बाहर मोर्चा लेकर बैठे हुए थे, ताकि ऋषभ को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। वहीं ऋषभ के बिजनेसमैन जो उसके साथ आगे के मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करना चाहते थे, वो सभी अब अपने प्रोजेक्ट वापस ले रहे थे, जिससे ऋषभ की कंपनी को भी नुकसान होने लगा था। लेकिन फिलहाल कोई भी मेंबर ऑफिस जाने की हालत में नहीं था, इसीलिए सारा काम पीयूष ही संभाल रहा था। तो वही ऋषभ के दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर उसके पार्टनरों के साथ मौके का फायदा उठाते हुए खुद की कंपनी को उनके सामने प्रमोट कर उनके साथ डील कर रहे थे। इन सभी बातों की खबर पायल ने मानवी को दी, तो मानवी जो पहले ही ऋषभ को लेकर परेशान थी, वो और ज़्यादा परेशान हो गई और चुपचाप से अपना पर्स लेकर ऋषभ से मिलने चली गई। वहीं उसके बाहर निकलते ही एक आदमी जो सैगल मेंशन पर नजर रखे हुए था, उसने किसी को फ़ोन कर मानवी के बाहर जाने की खबर दे दी, जिससे फ़ोन की दूसरी तरफ वाले शख्स के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो एकटक सामने टीवी पर चल रही इस ऋषभ की अरेस्टिंग की न्यूज को देखते हुए शराब पीने लगा। वहीं ऋषभ जो लॉकअप में बंद था, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक कांस्टेबल उसके पास आया और उसके सेल का लॉक खोलते हुए उसे बोला, चल, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी, लॉकअप में आए देर नहीं हुई कि मिलने वालों की लाइन लग गई है। ऋषभ ने असमंजस से उसे देखा तो वो उसे बताते हुए बोला, तुझसे मिलने तेरी बीवी आई है। उसकी बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो फिर चुपचाप उस कांस्टेबल के साथ एक प्राइवेट केबिन में चला गया। वो वहां पहुंचा तो उसकी नज़र मानवी के चेहरे पर पड़ी। वहीं मानवी ने भी उसकी ओर देखा। पल भर में ही दोनों की नज़र एक दूसरे में उलझ कर रह गई। ऋषभ ने गौर से मानवी के चेहरे को देखा, जिस पर इस वक्त गहरी उदासी छाई हुई थी। चेहरे का नोट जैसे कुछ घंटों में ही कहाँ खो गया था। तभी वो कांस्टेबल उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, जो भी बात करनी है अभी कर लो। अगर इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे तो 10 मिनट यूं ही जाया हो जाएंगे। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर दोनों होश में आए। उसके जाने के बाद मानवी भागकर ऋषभ के पास आकर उसके सीने से लग गई और जो आंसू उसकी आंखों में ठहरे हुए थे, वो ऋषभ के आगोश में जाते ही बहने लगे। वहीं ऋषभ ने भी उसे अपनी बाहों में भींच लिया और दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसका सर सहलाकर धीरे धीरे उसे शांत करवाने लगा। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो ऋषभ उससे बोला, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना मानवी, मुझे यहाँ आए कुछ वक्त नहीं हुआ है और तुम इस तरह से अपना आपा खो रही हो। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगी तो फिर घर वालों को कौन संभालेगा। याद रखो, मैंने सभी परिवार वालों की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, इसीलिए खुद को संभालो और मेरे परिवार को भी, क्योंकि जो मर्डर चार्ज मेरे ऊपर लगे हैं उनसे मैं इतनी जल्दी फ्री नहीं होने वाला और ना ही मुझे यहाँ से आसानी से ये निकलने देंगे। इसीलिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तो मानवी उससे अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं कैसे संभालूं ऋषभ जी खुद को और सभी को। आपके बिना मुझसे कुछ नहीं संभल रहा। सब कुछ रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल रहा है। जब से आप सुबह से इन लोगों के साथ यहाँ आए हैं,
तब से सभी घर वाले बहुत टूटे हुए हैं। दादी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी है। और पापा और फूफा जी, वो तो सुबह से ही घर नहीं लौटे। पता नहीं कहाँ कहाँ आपको यहाँ से निकालने के लिए कोशिशों में भटक रहे हैं। और आपके बिजनेस पार्टनर, वो तो अभी से आपको गुनहगार मान बैठे हैं। सभी अपने प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं। जिनका प्रोजेक्ट आधा पूरा हो चुका है, वो भी अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आपके बिना सब कुछ एकदम बिखर सा गया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं अकेले सब संभालूं। आपके बिना मैं अधूरी हूँ, नहीं हो रहा मुझसे ये सब। कहते हुए वापस से ऋषभ के सीने से लग जाती है। उसकी बातें सुनकर ऋषभ को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ये दुनिया का ही दस्तूर है कि इसमें रहने वाले लोग इतने मतलबी होते हैं कि जब किसी के कदमों में दुनिया जहाँ की खुशियाँ हो, तो घर परिवार रिश्तेदार हर सुख खुशी में साथ देने के लिए खुशी खुशी आगे आ जाते हैं, तो वही मुसीबत पड़ने पर सभी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। अपने भी पराये हो जाते हैं और रिश्ते भी बेगाने लगने लगते हैं। ऋषभ ने उसे शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जाओ मानवी, खुद को संभालो। इस दुनिया का यही रूल है कि जब कामयाबी आपके कदम चूमती है और आपके पास दुनिया जहाँ की खुशियाँ होती है, तो सभी आपकी खुशियों का हिस्सा बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वही जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए, तो कोई भी उसमें उसका साथ देने नहीं आता। रही बात ऑफिस की, तो ऑफिस के काम को पीयूष संभाल लेगा। तुम बस घर वालों पर और खुद पर ध्यान दो। रही बिजनेस पार्टनर की बात, तो जैसे आज मेरे ऊपर झूठे आरोप लगने पर वो मेरा साथ छोड़ रहे हैं, वैसे ही जिस दिन मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा, वो खुद अपने आप मेरे पास वापस आएंगे। तभी वो कांस्टेबल अंदर आया और ऋषभ मानवी को देखते हुए बोला, चलिए, अगर तुम दोनों का मेल मिलाप और बातें हो गई हो, तो अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। तो ऋषभ मानवी के चेहरे को हाथ में भरते हुए बोला, जाओ और घर पर सबका ध्यान रखना, और हाँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैं यहाँ आराम से हूँ। कल तक बेल मिलने पर घर आ जाऊंगा। और हाँ, अब दादी को बिल्कुल भी रोने मत देना, ना ही माँ को। उन्हें कहना कि मैंने कहा है, अगर अब उन दोनों की आंखों में एक भी आंसू गिरा, तो उनका ऋषभ उन दोनों से कभी बात नहीं करेगा और यहाँ से अपनी मानवी को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। इतना कहते हुए उस कांस्टेबल के साथ चला गया। वही मानवी अपने आंसू साफ करते हुए पुलिस स्टेशन से निकल बाहर आई कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। मानवी ने कुछ देर सोचने के बाद कॉल रिसीव किया, तो उधर से एक शख्स की पागलों की तरह हंसने की आवाज आई। मानवी हेलो हेलो बोलने लगी, पर वो शख्स अभी भी पागलों की तरह हंसे ही जा रहा था। मानवी उसे पागल समझ फोन रखने ही वाली थी कि तभी उधर से उस शख्स की आवाज आई और उसने अब सीरियस टोन में मानवी से कहा, फ़ोन मत रखिएगा मिसेस सहगल। कहीं ऐसा ना हो कि आपके फ़ोन रखने से आपके पति की बेगुनाही का सबूत आपके हाथों से निकल जाए। इतना कहते हुए फिर से हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर मानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। साथ ही उसे वो आवाज़ जानी पहचानी से लग रही थी। वो फ़ोन पर बार बार हेलो हेलो करने लगी, पर वो तो बस अपनी मस्ती में ही शराब पीते हुए पागलों की तरह हंस रहा था। तभी वो अब हंसने की जगह गुनगुनाने लगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इतना कहने के बाद साइको की तरह हंसते हुए मानवी से कहा, आई एम बैक जाने मन, कैसी हो, पहचाना नहीं अपनी मोहब्बत को। उसकी आवाज़ सुनकर मानवी के शरीर के साथ उसकी रूह कांप गई। उसका हाथ कांपने लगा, जिसकी वजह से उसके हाथों से फ़ोन छूटने लगा, पर उसने हिम्मत से अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है आप? तो वो शख्स हंसते हुए बोला, अभी भी नहीं पहचाना जाने मन, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली साइको लवर। पर अब नाम तुम गेस करो, आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। उसकी बात सुनकर मानवी के जहन में उसके अतीत से सिर्फ एक ही चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, जो उसकी रूह को कपा देने के लिए काफी था। और वो अपनी अपनी कांपती हुई आवाज में उससे बोली, मोक्ष। उसकी बात सुनकर मोक्ष शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे वाह, इतनी जल्दी पहचान लिया, क्या बात है जाने मन। लगता है मुझसे कुछ ज्यादा ही शिद्दत से मोहब्बत हो गई है, या फिर इतनी ही नफरत, इस वजह से आज तक मुझे नहीं भूल पाई। खैर, मैं फालतू की बातें नहीं करता, इसीलिए सीधा पॉइंट पर आता हूँ। अगर अपने प्यारे पति परमेश्वर ऋषभ को बचाना चाहती हो निशा के मर्डर केस से, तो एक पता सेंड कर रहा हूँ, वहां पर बिना किसी को बताए चुपचाप आ जाओ।
अगर तुम नहीं आई तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर फोन कट कर देता है। वहीं मानवी को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। वो बस हैरान सी आंखों में आंसू लिए अपने फोन को देख रही थी। उसने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह से उसका अतीत ऋषभ के लिए खतरा बनकर इस तरह आकर सामने खड़ा हो जाएगा। वो अभी इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने फ़ोन चेक किया तो मोक्ष ने एड्रेस सेंड किया था। उसने अपने आंसू साफ किए और मोक्ष का सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगी। फिर उसने ड्राइवर को गाड़ी घर ले जाने को बोल दिया और खुद एक ऑटो कर मोक्ष के बताए पते पर जाने के लिए निकल गई। थोड़ी देर में वो वहां उस जगह पर पहुंची तो वो एक सुनसान एरिया था, जहां पर एक बंद कारखाना बना हुआ था। वहीं एक तरफ एक पुराना सा छोटा सा फ्लैट बना हुआ था, जो कि दिखने में बेहद पुराना लग रहा था, जैसे सालों से उसमें कोई ना रह रहा हो। तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की उसके पीछे खड़ी हुई थी। वो चलकर मानवी के पास आई और ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगी। इस तरह देखने से मानवी तो पहले असमंजस से उसे देख रही थी। वो थोड़ी परेशान हो गई और उस लड़की से बोली, आप कौन और मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? उसके इतना कहते ही उस लड़की ने मानवी के हाथ से उसका फोन छीन लिया और मानवी से बोली, सॉरी मैम, मोक्ष सर का ऑर्डर है, आप फोन लेकर अंदर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर मानवी को बहुत गुस्सा आया और वो उससे बोली, ये क्या बदतमीजी है, मुझे मेरा फोन वापस करो। तुम्हें उसका ऑर्डर मानना है तो मानो, मैं उसका कोई ऑर्डर नहीं मानने वाली। तो वो लड़की अपने हाथ पीछे करते हुए, सॉरी मैम, पर मैं आपको फ़ोन नहीं दे सकती, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, उस दरवाजे को खोलकर आप मोक्ष सर के पास पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से वापस लौट गई। वहीं मानवी गुस्से में उसे रोकने के लिए आवाज़ देती रह गई। मानवी फिर उस लड़की के बताए रास्ते की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोला तो अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसने देखा उस अंधेरे में एक शख्स सोफे पर बैठा हुआ था, जो कि मोक्ष था, जिसे देखते ही मानवी का शरीर डर से कांपने लगा और एक बार फिर उसका अतीत उसके दिल और दिमाग पर छाने लगा, जो उसे एक बार फिर अतीत के गलियारों में ले गया। जब एक बार मोक्ष ने इसी अंधेरे का फायदा उठाकर एक बार उससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी। फ्लैशबैक। बात उन दिनों की है जब मोक्ष के परेशान करने पर मानवी ने सब कुछ अपने मामा जी को बता दिया था, जिसके बाद उसके मामा जी उसका साथ देते हुए मोक्ष को उसके घर भेजने की जिद पर अड़ गए थे। तो मोक्ष ने मानवी को अपना बनाने के लिए प्लान बनाकर अपने पापा को अपनी जान की धमकी देकर मानवी से शादी करने के लिए रिश्ता लेकर आने को मना लिया। और फिर मामी जी की जिद के आगे हारकर मामा जी ने भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी, जिसके बाद मोक्ष की गंदी हरकतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली गई। बात उस दिन की है जब मानवी अपना घर का सारा काम खत्म करने के बाद टेरेस पर कपड़े सुखाने गई और जैसे ही वो कपड़े सुखाकर वापस से सीढ़ियों से नीचे आने लगी कि तभी वहां की लाइट चली गई। मानवी, जिसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था, वो एकदम से घबरा गई। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी इस हरकत से मानवी बहुत घबरा गई और वो उस शख्स की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मोक्ष ही था। उसने मानवी को जब खुद से दूर जाने के लिए जद्दोजहद करते देखा तो उसने गुस्से में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मानवी के कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, बस अपनी ये हरकतें बंद करो मानवी, अब क्या परेशानी है तुम्हें? अब तो हम दोनों की शादी भी होने वाली है, तो फिर क्यों दूर जाने की कोशिश कर रही हो? इतना कहकर अपने होठों को उसकी गर्दन पर फिराने लगा। वहीं उसकी इस हरकत से मानवी को खुद से घिन आने लगी थी। इसीलिए वो अपनी कोशिश जारी रखते हुए मोक्ष से गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है मोक्ष, छोड़ो मुझे। अभी सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, शादी हुई नहीं, इसीलिए अपनी इन गंदी हरकतों को बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत मामा से करूंगी और इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मोक्ष उसे पलटकर दीवार से सटा लिया और उस पर हावी होते हुए गुस्से में उससे बोला, अब अपनी ये मामा वाली धमकी बंद करो मानवी, क्योंकि अब मैं उनके नाम से नहीं रुकने वाला और वैसे भी अब तो ये हक खुद उन्होंने मुझे दिया है, तो अब वो क्या ही बोलेंगे। फिर उसके चेहरे के ऊपर झुकते हुए, और हाँ, अभी मैंने गंदी हरकत की ही कहाँ है और तुम इतने में ही कांपने लगी। एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद बताऊंगा गंदी हरकतें क्या होती है, वैसे तुम चाहो तो अभी भी बता सकता हूँ। इतना कहकर अपने हाथ से गंदे तरीके से उसकी कमर को सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से मानवी बेहद डर गई और उसने पूरी ताकत से उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और जल्दी से बाल्टी को वहीं छोड़ भाग कर अपने कमरे में आ गई।
और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दरवाजे से टिक कर बैठ गई और अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। फ्लैशबैक एंड। मानवी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी मोक्ष की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। मोक्ष जो अंदर अंधेरे में सोफे पर बैठे हुए सामने दरवाजे पर खड़ी मानवी को देख रहा था, वो उसे एकटक देख रहा था। मानवी ने इस वक्त फ्रिल वाली ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। साथ ही कर्ल किए हुए उसके लंबे बाल उसे और सुंदर बना रहे थे। बस कमी थी तो चेहरे पर नूर और मुस्कुराहट की, जो ऋषभ के गिरफ्तार होने के बाद से ही चला गया था। मोक्ष ने जब देखा मानवी उसकी तरफ चलकर नहीं आई, तो वो खुद उसकी तरफ आया। जब उसने उसे ख्यालों में गुम देखा, तो उसे अपने हाथ से उसके चेहरे को छूते हुए मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ जाने मन, मुझसे मिलने की खुशी नहीं हुई, या फिर मुझे देखते ही हमारे अतीत के हसीन लम्हों की याद आ गई? उसकी बात सुनकर मानवी उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए गुस्से में बोली, अपनी घटिया हरकतें बंद करो मोक्ष, और ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमने निशा और ऋषभ जी को कैसे जानते हो? ऋषभ का नाम सुनते ही गुस्से में मोक्ष की नसें तन गई। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर भींच लिया, फिर खुद को शांत कर मुस्कुराते हुए मानवी से बोला, क्योंकि एक तुम ही हो जो मुझे जो चाहिए वो दे सकती हो, और ऋषभ को उस केस से फ्री होने में उसकी मदद कर सकती हो। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। उसकी बात सुनकर मानवी एक पल को असमंजस से हैरानी से उसे देखने लगी, फिर शॉक्ड होकर उससे बोली, लेकिन मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ, और कैसी शर्त? तो मोक्ष मुस्कुराकर गहरी नजरों से उसे देखते हुए उसके गाल पर आई लट को अपनी अंगुलियों से पीछे करते हुए बोला, शर्त बहुत सिंपल है, और वो ये है कि तुम्हें ऋषभ को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। बदले में मैं ऋषभ को निशा के मर्डर केस से निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो उसे देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर मानवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और वो मोक्ष को पीछे धकेलते हुए गुस्से में बोली, इसका मतलब मेरा शक सही था, ये जो कुछ भी ऋषभ के साथ हो रहा है ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो मोक्ष अदा से मुस्कुराते हुए मानवी के आगे सर झुकाकर बोला, बेशक जान, क्या अभी भी तुम्हें शक है कि इन सब के पीछे कोई और हो सकता है? अब जल्दी से मुझे अपना जवाब दोगी, तुमने क्या डिसाइड किया है? ऋषभ को छोड़कर मेरे पास आओगी, या फिर उसके साथ रहकर खुद की वजह से उसे जेल जाते हुए देखोगी? उसकी बात पर मानवी कुछ पल उसे गुस्से में देखती रही, फिर चलकर उसके पास आई, जिससे मोक्ष को लगा कि मानवी ने ऋषभ को बचाने के लिए उसका साथ चुना है, इसीलिए वो उसके पास आ रही है, जिससे वो मुस्कुरा उठा। तभी मानवी ने उसके पास आकर गुस्से में खींचकर उसे एक चांटा मार दिया, जिससे मोक्ष का चेहरा एक तरफ को झुक गया और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। तभी मानवी ने अपने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ी और गुस्से में उससे बोली, ऋषभ जी को बचाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के पास कभी नहीं आऊंगी, और ना ही तुम्हारी मदद लूंगी, क्योंकि तुम्हारी इस घटिया हरकत के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि जो इंसान शादी होने के बाद भी दूसरे की बीवी पर अपनी गंदी नीयत रख सकता है, वो आगे चलकर अपनी बात से मुकर भी सकता है। और फिर तुम्हें मुझसे अच्छा कौन जानता है कि तुम कितने नीच किस्म के इंसान हो, इसीलिए अपने दिल और दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम अपनी इस घटिया चाल से मुझे अपने पास ले आओगे, या फिर मेरे ऋषभ जी को कोई चोट पहुंचा पाओगे, क्योंकि जब तक मानवी है ऋषभ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर पलट कर जाने लगे कि मोक्ष जो की मानवी के उसे थप्पड़ मारने से बेहद गुस्से में था, उसने पीछे से गुस्से में मानवी का हाथ पकड़ लिया और पीछे की तरफ मुड़कर उसकी कमर से लगा दिया, साथ ही दूसरे हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे मानवी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपने दर्द पर काबू करते हुए गुस्से में मोक्ष से बोली, मोक्ष छोड़ो मुझे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब मैं वो पहले वाली अब मैं वो पहले वाली सीधी सादी मानवी नहीं हूँ जो तुम्हारी गंदी हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब तुमने वैसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, और मेरी छोड़ो, मैं तो फिर भी तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन ऋषभ जी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्हें जरा भी पता लगा कि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। तो मोक्ष गुस्से में उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? मैं तो तुझे वही बिल्ली का बच्चा समझकर आराम से बात कर रहा था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये बिल्ली का बच्चा भी अब नोचना सीख गई है, वो भी अपने उस अमीर पति के दम पर, जो इस वक्त खुद सलाखों के पीछे बंद पड़ा है। अरे वो अपनी खुद मदद नहीं कर पा रहा तो तेरी क्या करेगा? और क्या कहा तूने? मेरा हाथ तोड़कर मेरे हाथ में देगी? बड़ी जबान चलने लगी है तेरी।
एक बार मेरी पकड़ से छूटकर भाग क्या गई, तेरे तो पर ही निकल आए। पर कोई नहीं, मुझे उन परों को कुतरना बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन उससे पहले मुझे तेरे उस पति का परमानेंट इलाज करना है जिसके दम पर तू इतना उड़ रही है। उसके बाद तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा, तेरा वो हसरत करूंगा कि अगली बार मुझसे दूर जाने के बारे में 100 बार सोचेगी। इतना कर कर झटके से मानवी को छोड़ दिया और फोन निकालकर अपने आदमी को लगाने लगा। जैसे ही उधर से कॉल रिसीव हुआ तो उसने गुस्से में मानवी को देखते हुए अपने आदमी से कहा, जो सबूत हम ऋषभ सहगल के खिलाफ कुछ दिन बाद पेश करने वाले थे, उन सभी को अभी के अभी एसपी सत्यवीर के पास पहुंचा दो। वो भी इस तरह कि उसे तुम में से किसी पर शक ना हो और उस ऋषभ के बाहर निकलने के सभी चांस खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर मानवी, जिसे मोक्ष ने झटके से छोड़ा था, जिस वजह से मानवी का बैलेंस बिगड़ गया था, वो गिरते हुए बची थी। वो वापस से मोक्ष के पास आई और उससे उसका फोन छीनने लगी और गुस्से में मोक्ष से बोले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे ऋषभ जी को तुम्हारी वजह से थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, फोन दो मुझे। इतना कहकर उन दोनों में छीना-झपटी होने लगी। मोक्ष ने जब मानवी को ऋषभ के लिए खुद से लड़ते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एक तरफ नजर घुमाते हुए अपने आदमी को कुछ इशारा कर दिया, जिससे वो आदमी तुरंत वहां से चला गया। वहीं मानवी जो मोक्ष से उलझ रही थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी दर्द से करहाती हुई आवाज पड़ी। उसने सर घुमाकर इधर-उधर देखा तो सामने उजाले में कुर्सी पर बंधे हुए शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिसके ऊपर बम भी बंधा हुआ था, जिसे देखकर मानवी की आंखों में डर उमड़ आया। यकाएक उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, सुनैना काकी। और उसने घबराते हुए मोक्ष की तरफ देखा, जो एक गंदी वाली जीत की मुस्कान लेकर उसी की ओर देख रहा था। चारों तरफ ऋषभ की अरेस्टिंग खबर आग की तरह फैल चुकी थी। वहीं इस वक्त मीडिया के हर न्यूज चैनल में सहगल परिवार की न्यूज थी, जहां ऋषभ को ही निशा के मर्डर में दोषी बताया जा रहा था। सभी लोग ऋषभ को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे, जिस वजह से बार बार ऋषभ की बेल अपील रिजेक्ट की जा रही थी और इसी वजह से शिवम जी, शैलेंद्र जी बहुत परेशान थे। वो तो पीयूष के बिजनेस की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से वजह से उन्हें बिजनेस से राहत थी, वरना उनकी परेशानी कितनी बढ़ जाती। वहीं ऋषभ को पुलिस स्टेशन में रहते हुए अब 3 से 4 दिन हो गए थे। अब उसका केस कोर्ट में भी पहुंच गया था, जिसकी पहली हेयरिंग की डेट भी आ गई थी, जो कि 2 दिन बाद की ही थी। वहीं इन दिनों मानवी बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। उसने घर में किसी से भी बोलना चालना बंद कर दिया था। वो बस अपने कमरे में ही रहती थी। वो तो उस दिन के बाद ऋषभ से मिलने ही नहीं गई थी। वहीं घर के सभी लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। राघव और विशाल भी अपनी तरफ से ऋषभ के लिए सभी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया की प्रेशर की वजह से उनकी कोशिशें भी नाकाम हो गई थी। धीरे-धीरे ये 2 दिन भी बीत गए और वो दिन आ गया जिस दिन ऋषभ को कोर्ट में पेश होना था। शिवम जी सभी को ज्यादा परेशान न होने के लिए कहकर शैलेंद्र जी विशाल के साथ कोर्ट निकल गए थे। दादी को उन्होंने आराम करने के लिए बोल दिया था और दादू को भी उनके साथ रुकने के लिए कह दिया था। जानवी जी जिद की वजह से उनके साथ चली गई थी। इन सब में उन लोगों को मानवी का व्यवहार बहुत खल रहा था। वो 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। आज उन्होंने मानवी से बात करने की कोशिश भी की तो वो सुबह से घर में नहीं थी। सभी लोग कोर्ट पहुंच गए तो वहां केस की सुनवाई होने लगी। दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से सारे एविडेंस पेश कर रहे थे। अभी ऋषभ के पक्ष में लड़ रहे वकील साहब बोले, देखिए मेरी तरफ से पेश किए गए सभी सबूत एकदम पक्के हैं और इसी के बेस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा जी का मर्डर ऋषभ सहगल ने नहीं किया, क्योंकि जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन ऋषभ जी अपने घर से बाहर नहीं गए थे। वो अपने पूरे फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसीलिए जज साहब, मेरी आपसे यही अपील है कि आप मिस्टर सहगल के ऊपर अपना टाइम बर्बाद न करते हुए असली मुजरिम को खोजें। तभी निशा की साइड वाले वकील साहब बोले, ऑब्जेक्शन योर, क्या इन वीडियो में साफ पता नहीं चल रहा कि निशा जी के साथ जो शख्स मौजूद है वो ऋषभ सहगल ही है और लास्ट टाइम भी उनके साथ यही मौजूद थे। इसका मतलब साफ है कि उनका मर्डर इन्होंने ही किया है। तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको और कौन से सबूत चाहिए। तो ऋषभ के साइड वाले वकील उनकी तरफ देखते हुए बोले, जी मैं जानता हूँ कि इनमें जो दिख रहे हैं वो ऋषभ जी है, लेकिन जरूरी नहीं जो आंखों देखा जाए वो सच हो। सच कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए मेरी थिंकिंग ये है कि एक बार जांच की जाए। तो इसमें क्या बुराई है, किसी बेकसूर को सजा मिलने से तो अच्छा रहेगा ना। तो निशा की साइड वाले वकील उन पर तंज कसते हुए बोले, माफ कीजिए वकील साहब, लेकिन कोर्ट सोच पर या फिर बनी बनाई बातों पर नहीं चलता। उसके लिए सबूतों की जरूरत होती है और वो
जो दिखता है वही सच होता है। अगर आपके पास अपने क्लाइंट की बेगुनाही के पुख्ता सबूत है तो वो दिखाइए, ना कि हमें अपनी सोच बताइए, और अगर नहीं है तो फिर जो सामने है उसी पर फैसला होने दीजिए। क्या पता जो दिख रहा है वही सच हो, बस आप उसे देखना न चाह रहे हो। वहीं ऋषभ का ध्यान वहां हो रही बातों पर था ही नहीं। वो तो कब से बस कोर्ट के एंट्रेंस डोर की तरफ देख रहा था कि शायद वहां से मानवी आ जाए। उस दिन के बाद से मानवी उससे बिल्कुल भी मिलने नहीं आई थी। उसे लगा आज मानवी केस की हियरिंग में जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। ऋषभ के लिए यह अचंभे की बात थी। वो उसे देखने के लिए परेशान था। तभी निशा की साइड वाले वकील साहब ऋषभ की ओर देखते हुए बोले, बताइए मिस्टर ऋषभ, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने एक मासूम लड़की जो अपने दम पर अपनी जिंदगी संवारना चाहती थी, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उनकी बात पर ऋषभ गुस्से में बोला, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता उन वीडियोज में उस लड़की के साथ कैसे दिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये सच है, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो वो वकील वापस से ऋषभ से सवाल करते हुए, लेकिन क्या ये सच नहीं? क्या आपने अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के लोगों के सामने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और इसके कुछ वक्त बाद ही उनका मर्डर हो गया? तो ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने उन्हें मारने की धमकी दी और फिर उन्हें मार भी डाला? तो ऋषभ उसके सवाल का जवाब देते हुए, हाँ ये सच है, मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो लड़की मेरे सामने खड़ी होकर मेरी ही बीवी को मारने की धमकी दे रही थी, जो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए मैंने उसे उस वक्त वार्निंग दी। इसी का फायदा मेरे किसी राइवल या फिर मेरे दुश्मन ने उठाया और मुझे उसके मर्डर केस में फंसा दिया। तभी निशा की माँ लोगों के बीच में बैठी हुई थी। वो खड़े होकर रोते हुए चिल्लाकर बोली, अरे चुप कर नीच आदमी, खुद की करतूत को दूसरों के माथे मंड रहा है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा, जो तूने उसकी जान ले ली? मैंने पहले ही कहा था बेटा, इन बड़े लोगों के प्यार में मत पड़। ये लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए हम गरीबों का यूज करते हैं और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और इस नीच आदमी ने उसे अपनी प्यारी-प्यारी बातों में बहला-फुसला लिया, और जब इसका मन उससे भर गया तो दूसरी लड़की से शादी कर खुशी से घर बसाकर बैठा है, मेरी बेटी का दिल तोड़ के। ऐसे में मेरी बेटी इसे और इसकी घटिया बीवी को कुछ कहे भी ना। ये लोग घटिया हरकत कर सकते हैं और हम इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। अरे मेरी हाय लगेगी तुझे, तूने मुझसे मेरी बेटी को छीना है। देखना एक दिन भगवान तुझे तेरी करने का फल जरूर देगा, जब तुझसे भी तेरी औलाद को कोई ऐसे छीनेगा। जज साहब, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा इसे, ताकि इसके जैसे अमीर लोग गरीबों का शोषण करने से पहले 100 बार सोचे। ये उनके लिए एक सबक होना चाहिए। इतना कहकर वो रोने लगी तो निशा के पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभाला और फिर चुप करवा कर बैठा दिया। वहीं ऋषभ चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि इन सब के बीच में मुजरिम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर किसी ने कुछ खोया था तो वो निशा की माँ थी, जिन्होंने अपनी जवानी में बेटी को खो दिया था, जो उनके लिए मरने से भी बड़ी सजा थी। वहीं उनकी बात सुनकर सभी खामोश थे। वहीं जज साहब के सामने दोनों पक्ष ही अपने सभी सबूत और बातें रख चुके थे। अब सिर्फ उनके फैसले का वक्त था। वहीं ऋषभ का मन अब पहली बार बेचैन होने लगा था और नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। तभी जज साहब सभी की ओर देखते हुए बोले, यहाँ पर जितने भी सबूत पेश किए गए वो सभी मिस्टर ऋषभ सहगल के खिलाफ है, और जो सबूत उनके वकील ने कोर्ट के सामने पेश किए वो उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए सभी सबूतों और मध्य गवाहों को नजर रखते हुए ये कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि वो इतना ही बोल पाते हैं कि तभी वहां पर एक कड़कड़ाती आवाज गूंजती है। सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है जहां मानवी, एसपी सत्यवीर और उनके साथ राघव खड़ा हुआ था, जिनके साथ ही पीछे चेहरे को ढक के नकाब में एक लड़की और एक लड़के को लेडीज और मेल कांस्टेबल ने पकड़ रखा था। तभी मानवी आगे आई और जज साहब की तरफ देखते हुए बोली, रुक जाइए सर, कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार पूरा सच तो जान लीजिए कि हाँ, जिसका मर्डर केस चल रहा है उसका सच में मर्डर हुआ है या नहीं। इतना कहकर उसने एसपी सत्यवीर की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और अपनी कि हमसे उस लड़के और लड़की को आगे जाने को बोल दिया, जो उनसे छुपने की अपनी पूरी कोशिश के साथ जद्दोजहद कर रहे थे। जो उसकी टीम ने उन लोगों को आगे लाकर उन्हें कोर्ट में सभी लोगों के बीचों बीच खड़ा कर दिया और एक लेडी कांस्टेबल ने उन दोनों के चेहरे से कपड़ा हटा दिया, और उस लड़की को देखते ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा है, जिसके मर्डर के चार्ज ऋषभ पर लगे हैं और जिसकी वजह से आज शायद उसे सजा भी मिलने वाली थी। वहीं निशा की आंखें गुस्से से लाल थी, साथ ही उसके गालों पर अंगुलियों के निशान बने हुए थे।
वो अपनी आंखों में बेइंतहा नफरत लिए मानवी और एसपी सत्यवीर को घूर रही थी। तभी जज साहब एसपी सत्यवीर से बोले, मिस्टर खुराना, ये तो वही लड़की है जिसके मर्डर का केस चल रहा है, और अगर ये जिंदा है तो फिर ये फेक मर्डर केस क्यों? तो एसपी सत्यवीर उनके आगे सर झुकाकर बोला, सॉरी सर, आज पहली बार किसी केस में मुझसे भी बड़ी गलती हुई है। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट इनकी ये फेक मर्डर प्लानिंग इन्होंने खुद की थी ताकि ये मिस्टर सहगल को जेल भिजवा सके, क्योंकि इनकी मिस्टर सहगल से पर्सनली दुश्मनी है और इस क्राइम में इनका साथ उनके पार्टनर मोक्ष वशिष्ठ ने दिया। इतना कहकर उसने खुद उस लड़के के चेहरे से कपड़ा हटा दिया तो मोक्ष आंखों में गुस्सा लिए उसे बुरी तरह घूरने लगा। तभी निशा की माँ चलकर निशा के पास आई और उसने निशा को अपनी तरफ लड़ते हुए खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोली, निशा, ये क्या हरकत है? अपनी ही मौत का झूठा नाटक करना। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? तूने जरा भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि तेरे इस नाटक से हम पर क्या गुजरेगी? तो निशा गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, हाँ किया मैंने ये सब, जो कुछ भी मैंने किया उसका मुझे जरा भी पछतावा नहीं है, ना ही कोई गिल्ट। आखिर अपने प्यार को पाने के लिए एक कोशिश करने में क्या बुराई है? ऋषभ ने मुझे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए ठुकरा दिया, नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे, और जब मैंने इसीलिए कहा कि मेरे पास वापस आ जाए तो इसने मुझे साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ये मानवी से बहुत प्यार करता है और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बस तभी से मैंने मानवी को हमारे बीच हटाने की कोशिश शुरू कर दी। पुणे में जब ऋषभ ने इसे राका से बचा लिया तब मैंने वहां पर चुपके से इसे मारने की कोशिश की। फिर ऋषभ की तरफ देखकर, वो मैं ही थी जिसने मानवी पर गोली चलाई थी, तब भी तुमने बीच में आकर उसे बचा लिया, और उसके बाद मुंबई में भी मैंने अपने आदमियों को मानवी के पीछे लगा दिया ताकि मौका मिलने पर मैं इसे खत्म कर दूं। लेकिन विक्रम की धमकी के बाद इसने मानवी के पीछे सिक्योरिटी गार्ड हायर कर दिए, जिससे मेरे आदमी कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये हर वक्त मानवी के साथ न होते हुए भी उसके साथ परछाई बनकर उसकी रक्षा करता रहा। वो नहीं था मुझे ये बर्दाश्त। जिसके बाद मेरी मुलाकात मोक्ष से हुई। जब मैंने इसे मानवी की फोटो के साथ देखा, उससे इस लड़की के बारे में पूछा तो उसने मुझे सारी बातें बताई, जिसके बाद मैंने जानबूझकर ऋषभ के ऑफिस में जाकर उससे झगड़ा किया और प्लान के मुताबिक ऋषभ ने मुझे अपने ऑफिस स्टाफ के सामने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद हमारा प्लान कामयाब होता चला गया। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस मोक्ष की एक गलती की वजह से हमारा प्लान बर्बाद हो गया। इतना सब कहते हुए वो गुस्से में मानवी को देख रही थी, तभी उसकी माँ ने वापस से खींचकर उसे 2 थप्पड़ और मार दिए और गुस्से में उससे बोली, इतना सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और मैं इस लड़के ऋषभ की ओर देखते हुए को गलत समझती रही, पर आज पता चला गलत तो हमेशा से तू थी। आज शर्म आ रही है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। काश सच में तू मर गई होती तो हमें सभी के सामने इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अब से हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, अब तू जिंदा होने के बाद भी हमारे लिए मर चुकी है। और जज साहब की ओर देखते हुए, माफ कीजिए सर, जो भी केस हमने ऋषभ की ओर देखते हुए इनके ऊपर लगाए थे वो सभी हम वापस लेते हैं। अब इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। आपको इसे जेल में डालना है, जेल में डालिए, या फिर ये लोग इस पर जो भी केस लगाना चाहे लगा सकते हैं। हमें अब इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वो वहां से बाहर चली गई। तभी जज साहब एसपी सत्यवीर से बोले, बट मिस्टर खुराना, हाउ इज दिस पॉसिबल? इन लोगों ने ये किया कैसे? क्योंकि उन वीडियोज में मिस्टर सहगल उस लड़की के साथ दिख रहे हैं और आपने इन वीडियोज को चेक भी करवाया तो वो एडिट की हुई भी नहीं है, तो इन्होंने ये सब कैसे किया? तो एसपी सत्यवीर उनकी तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि सर, इन्होंने ये सब बहुत प्लानिंग से किया था। इन लोगों ने पिछले 3 महीनों से ऋषभ जी की हर एक काम और उनसे जुड़ी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता लगाया। इतना ही नहीं, मोक्ष वशिष्ठ ने मिस्टर सहगल और इस लड़की का फेस मास्क भी बनवाया, जिसके बाद इन्होंने हूबहू मिस्टर सहगल की बॉडी जैसे दिखने वाले अपने एक आदमी को हायर किया और निशा के फेक मर्डर की प्लानिंग की। फिर निशा की जगह वहां पर एक डेड बॉडी को रखकर उसे निशा का फेस मास्क पहना दिया और साथ ही जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी उसे इन्होंने खरीद लिया, जिससे सारे सबूत मिस्टर सहगल के खिलाफ हो गए और सभी को ये लगा कि निशा जी के साथ वीडियोज में दिखने वाला आदमी मिस्टर सहगल है। बट लास्ट मोमेंट पर मिसेस सहगल को इनकी सारी सच्चाई पता चल गई और इन्होंने इन दोनों का सारा सच सामने लाने और इन्हें पकड़ने के लिए हमसे मदद की। इसके बाद फिर हमने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। वहीं ऋषभ एक तरह से बेगुनाह साबित हो ही गया था, इसीलिए वो कटघरे से निकलकर बाहर आ गया था
वो गुस्से में मोक्ष के पास आया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में उसे देखते हुए बोला, निशा का तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी थी? तो इस बार मानवी उनकी तरफ देखते हुए बोली, रुकिए ऋषभ जी, इसका जवाब मैं देती हूँ। तो सब लोग मानवी की तरफ देखने लगे। वहीं ऋषभ, जो अब तक गुस्से में मोक्ष को देख रहा था, वो अब मानवी को देखने लगा। तो मानवी ऋषभ की ओर देखते हुए धीरे धीरे उसे पास्ट में हुई सारी बातें और मोक्ष की गंदी हरकतों के बारे में बता देती है कि कैसे मोक्ष ने उसे परेशान किया, कैसे नानी की मदद से वो वहां से भागी, उसके बाद मोक्ष का नानी जी को मारना। धीरे धीरे करके सारी बातें उसे बता देती है, जिसे सुनकर ऋषभ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं मानवी ने सारी बातें शांति से ऋषभ को बता दी थी। आज उसकी आंखों में किसी भी बात को लेकर या फिर ऋषभ के रिएक्शन को लेकर डर नहीं था, उसे अपने प्यार पर विश्वास था। उसके बाद आगे बताते हुए ऋषभ को बोली, इससे भी इसका मन नहीं भरा तो अब ये मुझे आपके साथ खुश देखकर फिर से मेरी जिंदगी को नर्क बनाने वापस चला आया और अपना खेल शुरू कर दिया। पहले इसने सुनैना काकी को किडनैप किया, उसके बाद आपको निशा के मर्डर केस में अरेस्ट करवाया ताकि ये मुझे हर तरफ से मजबूर लाचार कर सके, कोई भी मेरी मदद करने वाला ना रहे। और हुआ भी कुछ यूं ही। उस दिन जब मैं आपसे मिलकर वापस गई, तब इसने मोक्ष को नफरत से देखते हुए मुझे मिलने बुलाया और वहां पर मुझसे आपको छोड़ देने के लिए कहा। जब मैं नहीं मानी तो इसने काकी को टॉर्चर करने की धमकी देकर मुझे मजबूर किया। इसी वजह से मुझे आपको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैं डिवोर्स पेपर तैयार करवाने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी स्वयं ईश्वर मदद करते हैं। तो उस दिन रास्ते में लौटते वक्त मुझे निशा उसकी फ्रेंड के साथ दिख गई और मैंने इसका पीछा किया, तो मुझे इन दोनों का सारा गेम पता चला। उसके बाद मैंने राघव जी और एसपी सर की मदद से इन दोनों को पकड़ा। यही वजह है कि मैं इतने दिन से आपसे मिलने नहीं आ पाई, क्योंकि मैं आपके लिए ही आपसे दूर थी। मानवी की सारी बातें सुनकर और उसके दर्द को महसूस कर ऋषभ को बहुत बुरा लगता है। उसके दिल में एक टीस सी उठती है, साथ ही उसे मानवी पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने मोक्ष के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। अगर वो पहले बताती तो आज मोक्ष उनकी जिंदगी में इस तूफान को लाने के लायक ही नहीं होता। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया तो उसने गुस्से में एक जोरदार मुक्का मोक्ष के मुंह पर जड़ दिया और गुस्से में उससे बोला, तूने जो कुछ पहले किया वो तू कर सका, क्योंकि उस वक्त मुझे तेरे बारे में पता नहीं था। अगर तू इस कोर्ट की जगह बाहर मिलता तो आज सच में मैं तेरे खून के चार्ज में यहाँ होता। पर कोई बात नहीं, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। अब तक तूने ऋषभ सहगल की जिंदगी से खेलने की कोशिश की, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंचाई, पर अफसोस तू कामयाब नहीं हो सका। पर अब मैं तेरी जिंदगी से खेलना शुरू करूंगा। वादा है मेरा कि तुझसे मौत के लिए भीख ना मंगवाई तो मेरा नाम भी ऋषभ सहगल नहीं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। एसपी सत्यवीर आकर उन्हें अलग करते हैं, तभी जज साहब बोले, स्टॉप इट। ये कोई सड़क या बाजार नहीं जहां आप लोग जैसे चाहे अपनी मर्जी चला सके। यहाँ जो भी फैसला होगा वो कोर्ट और कानून करेगा, आप लोग नहीं। और मोक्ष वशिष्ठ और निशा परमार ने जो कानून को धोखे में रखकर ये सारी साजिशें रची, उसके लिए इन्हें कानूनी तौर पर अलग से 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना अलग से देना होगा। बाकी मिस्टर सहगल और उनका परिवार इनके ऊपर चार्ज लगाकर जो कार्रवाई करवाना चाहे करवा सकता है। इतना कहकर जज कुर्सी पर से हटकर वहां से चले जाते हैं। तभी मोक्ष गुस्से में पुलिस कांस्टेबल से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे तुम लोग, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मानवी और ऋषभ की तरफ गुस्से में देखते हुए, और तुम्हें क्या लगा ये खेल इतनी आसानी से खत्म हो गया? नहीं, ये मत समझो मैं तुमसे हार गया तो मैंने हार मान ली। नहीं, जैसे ही मेरी सजा पूरी होगी मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी जिंदगी में इस बार वो तूफान लाऊंगा जिससे चाहकर भी तुम लोग नहीं निकल पाओगे। तब तक तुम्हें जितनी खुशियां मनानी है मनाओ, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द ही होगा। तभी ऋषभ एक मुक्का और उसे जड़ देता है और गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, और मैं भी देखता हूँ अब तू कैसे मानवी को और मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाता है। मैं खुद तेरे इंतजार में रहूंगा कि तू कब बाहर निकल कर आए और मैं तेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊं। इसीलिए भगवान से दुआ मनाना वो कभी तुझे जेल से बाहर ना निकलने दे, वरना बाहर आने के बाद तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी जिसे तू जिएगा। उसके बाद पुलिस वाले मोक्ष और निशा को पकड़ कर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद एसपी सत्यवीर मानवी की ओर देखते हुए बोले, थैंक यू मानवी जी, आज आपकी वजह से हम असली गुनहगार तक पहुंच पाए और आज पहली बार आपकी वजह से मैं भी धोखा खाने से बच गया, वरना मेरी वजह से आज एक बेगुनाह गुनहगार साबित हो जाता। सच कहूँ तो अभी तक जितने केस आए उन सभी से मेरी सोच बदल गई थी और मैं सभी लोगों की तरह ये सोचने लगा था कि अमीर और पैसे वाले सारे लोग बिगड़े हुए होते हैं।
और उनकी औलाद एक नंबर की अय्याश जो सिर्फ गरीबों और लाचारों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। और आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता, चाहे वो फिर कितना भी अमीर और कितना ही गरीब क्यों ना हो। इसीलिए हमें लोगों की उनकी पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उनकी थिंकिंग से जज करना चाहिए। तो मानवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं सर, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरी बातों का विश्वास कर मेरा साथ नहीं देते तो शायद मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। इसीलिए थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए कि आपने मेरी मदद की, जिस वजह से असली गुनहगार को सामने आ पाया। तो एसपी सत्यवेद मुस्कुराते हुए मानवी की तरफ देखते हुए बोले, मैंने जो किया मानवी जी, वो तो मेरा फ़र्ज़ था। इसीलिए इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं रही। आपकी कोशिशें नाकाम होने की बात तो वो कभी नहीं होती, क्योंकि आज मिस्टर सहगल की ढाल बनकर आप खड़ी थी। जिस तरह सावित्री सत्यवान और यमराज के बीच ढाल बनकर खड़ी हो गई थी, और जब पति की ढाल बनकर पत्नी खड़ी हो जाती है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है इस बात का। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।